खुद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और अभी आज जो मेरी कंडीशन है वो अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी अच्छी कंडीशन होगी। और इसके लिए मैं सभी अपने पेरेंट्स, अपने भैया, साथी, सबसे बड़ी चीज़ भगवान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सही रास्ता दिखाया। पेरेंट्स का भी गाइडेंस मिला, बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली जिससे आज मैं यहाँ पे हूँ। और कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट सोचते होंगे कि यार किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, किसी तरीके से अपनी फैमिली कंडीशन में अच्छी कर दूँ। और आज मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी मैं आप सभी से शेयर करूंगा। मैं आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरे यहाँ भैया 2014 में 13 में वो सीजीएल में सेलेक्टेड थे, 14 में उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला, 2016 में ज्वाइन किया और इवन 6 साल उनको 6.5 साल कंप्लीट होने वाले हैदराबाद जोन में। मैं खुद पुणे जोन में मुझे सर्विस के 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अभी मैं जस्ट पढ़ के उठा हूँ और अभी 4:17 हो रहा है। और आज जो रिजल्ट आया ना, मतलब कुछ लोगों के कमेंट, आपके रिप्लाई भी आए, सर मैं परेशान हूँ। और लिटरली आप सभी होगे भी यार, अभी तक आपने जो मेहनत करी है, जब उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है परेशान होते हो यार। और मैं खुद जब एग्जाम देता था मैं भी होता था। तो आज मैं आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको बीच में डिप्रेस होता है, जो ये नहीं समझ पाते यार आगे क्या करना है, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज आपकी जो कंडीशन है, जो आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरीके, क्योंकि बहुत से मैंने खुद भी ट्यूशन पढ़ाए हैं, मैंने खुद भी अपनी पॉकेट मनी के लिए खुद भी एक तरीके से चीज़ें करनी पड़ती, बहुत सी ऐसी नाना प्रकार की चीज़ें थी। हर एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा, हर एक चीज़ को मैं समझाऊंगा। और जो भी एसएससी के स्टेनो, सीजीएल, सीएचएल जो भी एस्पिरेंट है, आप सभी के लिए एक बेहतर मोटिवेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इस स्टोरी से, जिससे आप कुछ ना कुछ अच्छा लेके जाओ। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मोटिवेशन आपको फील होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आज आपकी कंडीशन है, इसको दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है और आपके भाई बहनों की है। क्योंकि आज जो मेरी कंडीशन है वो कहीं ना कहीं मेरे भाई ने कहीं ना कहीं मेहनत करी और इस चीज़ उस ऐसे मुकाम को खड़ा किया, जिसके बाद मुझे भी एक ऐसा लगा नहीं यार मुझे भी वो करना है। और पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक होता नहीं कि एक डायरेक्शन देते हैं बच्चों को, उन्होंने दिया। और आज जिस कंडीशन में हूँ मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ। और आगे किस तरीके से मुझे करना है वो भी कहीं ना कहीं मुझे अब खुद तय करना है। क्योंकि अब इतनी ऐसी पोजीशन पे हूँ कि आज मैं खुद ये सोच सकता हूँ कि मेरे लिए क्या गलत है, क्या सही है। और ये सभी आप भी सोच सकते हो अगर आज आपकी जो भी कंडीशन हो। ध्यान से पूरा सुनिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी तक मैंने शेयर नहीं करी अपनी स्टोरी आप सभी से, आज मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट ने पूछा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ बेहतर यहाँ से देके जा सकूँ इस स्टोरी से, इस कहानी से। और मैं थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको जाऊँगा, शॉर्ट में कोशिश करूँगा बताने की, लेकिन मेन में जो चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बताऊँ शॉर्ट में कि मेरे फादर ने जब नौकरी छोड़ी, उनकी प्राइवेट सेक्टर में वो काम करते थे एज ए अकाउंटेंट, मुनीम आप जानते होंगे। और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कानपुर देहात में मेरा गांव है सराय। और कानपुर नगर में मैं खुद रहता हूँ। अब तो घर का मकान वगैरह 2004 में लिया था। तो 2016 में, मार्च 16 में जब फादर ने नौकरी छोड़ी, तब उनकी सैलरी थी 7500, 7500 रुपये महीना। आप सोचो आज हम लोग की सैलरी है तो मुझे लगता है यार सैलरी कितनी जल्दी खर्च हो जाती है, लेकिन सच में यार उस टाइम घर चलाना बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ उस टाइम तो पापा घर, मतलब अब गांव से या कानपुर नगर चले आए थे। और 1996 में मैं पैदा हुआ, 92 में भैया हुए। और इवन 90 में, मतलब 1990 में सिस्टर पैदा हुई। दीदी सबसे बड़ी थी, फिर भैया थे, फिर मैं था। और भैया थोड़ा सीरियस टाइप के थे और मैं थोड़ा सा ऐसे ही सेम जॉली नेचर का था। और फिर इसके बाद 2004 में मेरी दीदी का 12th हुआ, उनके 72% मार्क्स आए थे। और बहुत, मतलब उस टाइम पे लगता था यार बहुत वो होता था। और हमारे जो टीचर थे वो क्या करते थे, वो ऐसे पकड़ के उठा देते जब पीटते, ट्यूशन वगैरह पढ़ाने आते थे तो पिटाई वगैरह बहुत थी। तो 2004 में हुआ क्या कि हमारे जो सिस्टर के जैसे ही 10th हुआ, उस टाइम पे हम लोग रेंट पे रहते थे। तो जो ओनर थे उन्होंने कहा यार अब आपको मकान खाली करना है, ये वो। तो पिताजी को ये था कि यार अब घर वापस जाएंगे तो यार हम लोग की एजुकेशन सब बहुत पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि घर आना मतलब एकदम से पूरा पीछे हो जाना। तो फिर उन्होंने कहा यार कुछ भी करो। अभी उस टाइम पे जब हम लोग रहते थे तो एक कमरा था और उसी में ही सब पूरा है, और बाहर लेटरिन बाथरूम था। तो लगभग 250 रुपये किराया था उस कमरे का। और 2004 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद किसी तरीके से हिम्मत जुटा के मम्मी ने कुछ पैसे जोड़े थे, मम्मी कुछ ना कुछ मतलब रही है कि मतलब कुछ ना कुछ बनाना, ये करना वो करना, छोटा मोटा इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो रहा है। तो मम्मी ने कुछ पैसे रखे थे जमा किए हुए, तो किसी तरीके से देखा गया मकान वगैरह, एक जगह बात वगैरह फाइनल हुई, लेकिन कुछ ऐसा हो गया नहीं हो पाया। फिर किसी तरीके से
2004 में मकान लिया गया, प्लॉट पापा ने लिया, और उसके बाद फिर किसी तरीके से उसको भरवा वगैरह के एक कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम, और उसमें भी बिना प्लास्टर का, और आगे थोड़ा बरामदा था, और बाहर जो था वो छप्पर टाइप का रखा हुआ था। इवन जब हम लोग फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुए उस घर में लेटरिन बाथरूम दरवाजे नहीं थे। लगभग 2 या 3 महीने बाद फिर किसी तरीके से पापा ने लगवाए। और मतलब बहुत, लेकिन हाँ ये था कि खुद का मकान हो गया। और मम्मी को क्या था कि उनको हमेशा से ये रहा था कि यार कुछ भी हो जाए, मतलब खुद का मकान होना चाहिए। मतलब यार रहता है, मतलब आपकी भी मम्मी जो भी, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो लगता होगा यार उनको कि यार खुद का मकान हो जाए ना बस, मतलब वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा यार। फिर उसके बाद फिर दीदी का 2016 में 12th हुआ, फिर 2009 में ग्रेजुएशन हुआ, और उस टाइम पे मेरे भैया का 12th हुआ। और जो मेन जो स्टार्टिंग स्टोरी का वो है, वो मेरे भैया से स्टार्ट होता है। 2009 में जैसे उनका 12th हुआ, 84% मार्क्स आए, और हम लोग स्टेट बोर्ड से पढ़े थे। और उसके बाद फिर क्या रहा कि पिताजी के एक रहता नहीं एक्सपेक्टेशन, तो एक रहता है कि नहीं यार अब कुछ ना कुछ लड़का कुछ अधिकारी बनेगा, ये करेगा, रहता है मतलब कि नहीं, इतने अच्छे मार्क्स आए थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया डीबीएस कॉलेज में, आप सुना होगा, जो कानपुर के नियर बाई होंगे, सीएसजीएम यूनिवर्सिटी में, उन्होंने डीबीएस कॉलेज में एडमिशन लिया। और किसी तरीके से वो पीएम वाली कुछ ऐसी स्कीम थी, लेकिन उसमें वो पता नहीं क्या उसमें हो नहीं पाया, क्या हुआ, लेकिन वो उनको स्कॉलर भी नहीं लगी, इवन ग्रेजुएशन भी नहीं लगी। हमारे यहाँ सिस्टर ने किसी भी तरीके से जो ग्रेजुएशन था बीए किया, तो उन्होंने 70% कुछ ऐसे मार्क्स आए थे ओवरऑल। और उन्होंने किसी तरीके स्कॉलरशिप आती थी, तो किसी तरीके से फ़ी वगैरह भर भर के उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद उनका बीएड करने का मन था, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया, लेकिन किसी तरीके से फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो नहीं करा पाए। फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए किया, और एमए उन्होंने किसी तरीके से स्कॉलरशिप वगैरह करके 2011 में कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद फिर क्या, उस टाइम में मेरे भैया का ग्रेजुएशन चल रहा था। मेरा जो 10th हुआ वो 2010 में कंप्लीट हुआ। मेरे खुद के मार्क्स थे 71.5 मार्क्स बने थे। और उस टाइम पे मतलब मेरे साथ का जो एक दोस्त था, उसके लगभग मेरे हिसाब से 74 या 75 बने, तो एक रहता नहीं कि नहीं और उसके ज़्यादा आ गए वो। और मेरे फादर जो थे काफ़ी गुस्सैल टाइप के थे, और अभी भी हैं, क्योंकि आदत बदलती नहीं है। तो 2000 जब वो 11 में भैया थे, तो बीएससी सेकेंड ईयर में किसी से एसएससी के बारे में पता चला। इवन दीदी क्या थी तब उस टाइम पे कोचिंग वगैरह जाती थी, ठीक है। तो उनसे फिर पता चला कि उनकी एक फ्रेंड थी, वो भी एसएससी की तैयारी कर रही थी, उससे पता चला। तो किसी तरीके से 2012 में उनको थोड़ा थोड़ा पता चला कि यार एसएससी का कुछ एग्जाम वगैरह होता है जिसमें पोस्ट वगैरह अच्छी अच्छी आती हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि ऑफलाइन पूरा ब्रोचर आता था, तो उन्होंने देखा कि कब नोटिफिकेशन आ रहा था। तो वहाँ पे एक शॉप थी गोविंद नगर में, तो ईशान वाले की, तो वहाँ पे उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये मेरे को भरना है। तो फिर उन्होंने ऑफलाइन वगैरह भर के उन्होंने दे दिया। जो आपका क्या नाम है, कंप्यूटर वाला जो रहता है, ठीक है, कैफे वाला, उसने ऑनलाइन पूरा भर दिया, सब कुछ करके उसने दे दिया। फिर एग्ज़ाम था उनका। फिर जब उन्होंने पहला प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, उस टाइम पे अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, अभी का आई थिंक मेरे हिसाब से कर सकते हो, पता नहीं मेरे को। तो उस टाइम पे वो अप्लाई जब किया, तो उनका जब एग्ज़ाम हुआ, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ गलती कर दी थी, वाइटनर वगैरह कुछ कर दिया था, जिससे उनकी कॉपी चेक नहीं हुई, और उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 80 या 81 प्रीलिम्स की गई थी। तब उनको ये लगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, और रीजनिंग वगैरह उन्होंने लगाई, मैथ्स वगैरह अच्छी थी, तो उन्होंने लगाई, मुझे लगा कर सकता हूँ। और उस टाइम पे उनका रिजल्ट है ग्रेजुएशन का, उनके फाइनली 60% नहीं बन पाए थे, 58 या 59 थे। लेकिन फिर भी मतलब इवन घर में माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था, क्योंकि पापा को बहुत एक्सपेक्टेशन थे कि 60 के ऊपर करेगा, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने उनको एमएससी में एडमिशन दिलाया किसी तरीके से। वहाँ पे गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, प्राइवेट मिली। पहले साल की फ़ीस 16,000 रुपये थी, बहुत बड़ा मतलब होता है। इवन उस टाइम पे दीदी घर में लड़कियां थी, तो उनको पढ़ाने लगी। और इवन मैं जब 12th में था, मैं भी लगभग 8th या 9th में जो बच्चे थे उनको पढ़ाने लगा, जो आते थे, ठीक है, क्योंकि उनमें दीदी इंग्लिश पढ़ाती थी, फिर मैं मैथ पढ़ाने लगा। और उस टाइम पे किसी तरीके से, क्योंकि उनको भैया को उस टाइम पे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी, वो भी सिचुएशन, मतलब इतना मेकअप चीज़ें हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, मतलब किस तरीके से सारी सिचुएशन से निकला जाए। मैं भी कई बार सोचता था यार क्या मतलब, बिल्कुल है, मैं दूसरों को देखता था यार बाइक से आ रही है यार, मतलब उस टाइम पे यार आपको इतना ज़्यादा चीज़ें फील होती हैं कि मतलब यार कहाँ पे, मतलब क्या हो गया, क्या करें क्या ना करें, नहीं समझ में आता यार। किसी भी तरीके से यार कुछ भी हो,
चीज़ें धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी। फिर 2013 का जब एग्ज़ाम आया, इवन हमारे भैया ने उस टाइम पे बढ़ा, और उस टाइम पे वो चीज़ें समझ गए थे कि क्या क्या चीज़ें एसएससी में होती। तो उन्होंने सीजीएल का ही फॉर्म भरा, सीएचएसएल का भी भरा। तो उस टाइम पे उन्होंने फॉर्म भरा, उनके जो भी दोस्त थे वो एयरफोर्स में टेक नॉन टेक आता था उसमें सेलेक्ट हो गए थे। और कहीं ना कहीं मतलब लाइफ अपना उनकी सही चल रही थी। तो लगता था एक अंदर से कि यार मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे फिर किसी तरीके से जब उन्होंने एमएससी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, 2013 में उन्होंने एडमिशन लिया, क्योंकि 2009 में उनका 12th था, 2012 में ग्रेजुएशन हुआ, 13 में हुआ। फिर 13 में जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स में हो गया। और उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, जब वो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, तो 2012 में मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, और 2012 में मुझे लैपटॉप मिला था मुलायम सिंह की तरफ से। आप सभी को पता भी होगा, 2012 में यूपी में बटे थे, उस टाइम में सरकार बदली थी, सपा की आई थी। तो मुझे लैपटॉप मिला था, और उसी लैपटॉप में जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यार ये लैपटॉप जो है ना, मतलब एक होता नहीं सब एक अंधविश्वास जो भी कहो, लेकिन यार मुझे लगा नहीं यार अच्छा रहा कि नहीं, अब इसमें लैपटॉप में देखा तो हो गया। तो किसी तरीके से प्रीलिम्स उनका हो गया। और उस टाइम पे क्या था, एक इंस्पायर एक संस्था थी, वो क्या होती थी, ईयरली आपको 60,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप देती थी। तो उस टाइम पे किसी तरीके से वो भी हो गया। और फाइनली क्या हुआ कि उनका मेंस था, और मेंस भी उन्होंने दिया, और उस टाइम पे स्कॉलरशिप वगैरह आ गई। तो यार कुछ भी करके कपड़े वगैरह खरीद लिए, क्योंकि यार उस टाइम पे क्या था ना, वो जो किसी तरीके से कपड़े जो चल रहे थे वही चल रहे, फिर कुछ नए कपड़े खरीद लिए। 60,000 स्कॉलरशिप आई थी, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था कि यार ऐसा भी कुछ ऐसा होता है क्या स्कॉलरशिप का। बहुत अच्छा, मतलब लिटरली 2013 में मतलब बहुत। इवन उसके बाद फिर 2013 में मैंने भी एयरफोर्स का टेक नॉन टेक का एग्ज़ाम था, बैरकपुर में गया। और हमारे जो एक बुआ जी के लड़के थे रंजन भैया, मतलब लिटरली उन्होंने अभी तक, मतलब जितना मैंने देखा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और आज भी मतलब मैं ये बात कहूँ तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत चीज़ें करी भी, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ें मैं और भैया जानते, मतलब कि नहीं उन्होंने कितना वो किया। तो उस टाइम पे उन्होंने टिकट वगैरह कराई, तो मैं किसी तरीके से बैरकपुर गया, एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। अपने फ्रेंड के साथ गया था, ऋषभ, मतलब वो उसी टाइम मुझे ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा तब मिला था। तो हालांकि मैंने एक दो बार जिक्र किया होगा, तो उसके साथ मैं गया था फर्स्ट टाइम बैरकपुर, मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ मैं गया। और मुझे ध्यान है वो जो है कालका से नहीं, लाल किला से मैं गया। तो उस टाइम पे लाल किला चलती थी कानपुर से, तो वहाँ से मैं गया, लेकिन एग्ज़ाम हुआ नहीं उस टाइम पे। मैं बस यही सोच रहा था यार काश हो जाए यार, तो जल्दी कम से कम नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, कंडीशन सही हो जाएंगी। इवन उस टाइम पे दीदी की शादी वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें यार चल रही थी दिमाग में, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से इन सारी सिचुएशन से निकलेंगे। एफर्ट हम भी कर रहे थे, भैया भी कर रहे थे, और इतना चीज़ें मेस्डअप थी, और घर की वही कंडीशन थी। और उस टाइम पे फिर मतलब एकदम बिल्कुल ब्लैकआउट थे यार, किस तरीके से यार यहाँ से निकलेंगे, किस तरीके से। और अच्छा करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। मतलब जब लगता है ना अंदर से, जब मैं वहाँ पेपर हो के रिजल्ट आया, मुझे नहीं समझ में, मैं ऋषभ के साथ बैठा और मैं ये सोच रहा था यार क्या होगा आगे लाइफ में। फिर किसी तरीके से यार फिर हम लोग वहाँ से आए, और कहीं ना कहीं नहीं, मतलब यार चीज़ें एकदम से बिल्कुल बदल गई थी। फिर जब उनका भैया का मेंस हुआ, मेंस होने के बाद फिर क्या हुआ कि अचानक से पता चला कि वो जो एक मेंस का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया। फिर दोबारा से मेंस का एग्ज़ाम हुआ, और दोबारा से 2014 में आई थिंक हुआ, दोबारा से मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसमें क्या हुआ कि उसका जो रिजल्ट था वो आया आपका दिवाली के एक दिन पहले या सुबह, ऐसा कुछ आया था। तो उस टाइम पे सुबह जैसे रिजल्ट आया, भैया ने देखा, उस टाइम पे उनके पास कार्बन का एक फ़ोन था, उनके पास वो उस टाइम पे कार्बन के आते थे, उन्होंने देखा और एकदम से बिल्कुल बैठ गए। तो मैं सुबह 6 बजे, मैंने क्या हो गया, कहते यार रिजल्ट आया। मैंने क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ, मतलब जैसे उन्होंने कहा मैं समझ गया कि यार अब दिवाली ख़राब होने वाली है। क्योंकि मुझे पता था कि यार पापा को क्या रहता है कि नहीं ये एग्जाम है, कुछ भी हो निकालना है, वो एकेडमिक तरीके समझते थे। तो यार अब मैं समझ गया कि दिवाली वो होने। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अभी ना बताना, अभी रिजल्ट के बाद बताना, सॉरी दिवाली के बाद बताना तो ठीक है, वरना घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। मतलब लिटरली होता है यार ये घर में सब चीज़ें। तो फिर दीदी को पता चली, दीदी ने कहा चलो ठीक है बात के बताना। किसी तरीके से हुआ। फिर दिवाली के बाद फिर ये देखा गया कि अरे यार प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। फिर किसी तरीके से सब कुछ घर में ठीक ठाक हो गया। पापा को पता चल गया, नहीं हुआ। तो पापा ने चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम तैयारी करो। एक्सपेक्टेड तो यही था कि चिल्लाएंगे, लेकिन नहीं चिल्लाए, खैर उन्होंने समझा उन चीज़ों को। और फिर उस टाइम पे क्या हुआ, मेरी स्कॉलरशिप भी आ चुकी थी, तो मैं पूरा मूड बनाया था बिल्कुल बाइक का, एकदम यार बाइक लेनी मेरे को। मैं सोच रहा था कि प्लेटिना वगैरह कुछ भी मिल जाएगी यार। उस टाइम से एक शौक था कि नहीं यार बाइक होनी चाहिए। और फाइनली 19 नवंबर 2014 को महिंद्रा सेंटूरो मैंने फर्स्ट टाइम हमारे घर में
बाइक आई और मैं इतना ज़्यादा खुश था। और उसी स्कॉलरशिप से ली थी, मतलब बहुत एक्साइटेड था मैं कि कम से कम बाइक आ रही है, ये है बहुत मतलब अच्छा था यार। उस टाइम पे उसका माइलेज भी 84 दिखाया था, हालांकि उतना नहीं था। तो लेकिन अच्छा लगा यार। फिर पता है क्या, जिस दिन बाइक आई 19 तारीख को, और उसके जस्ट अगले दिन क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, जिसके कारण से कट ऑफ जो थी वो रिवाइज कर दी गई, रिवाइज करके कट ऑफ कम कर दी गई। उनके कुछ ऐसे ही 300, आई थिंक मेरे हिसाब से 26 ऐसे कुछ बन रहे थे कुछ, मतलब लेकिन थे उसी के अराउंड 400 कुछ ऐसे ही थे। तो कट ऑफ आप उसकी रिवाइज, क्योंकि उस टाइम पे कट ऑफ एकदम से हाई हुई, फिर रिवाइज हुई। और उसके बाद फिर क्या पता चला कि किसी दोस्त ने उनको फ़ोन करके बताया कि यार मोहित तेरा हो गया है। तो भैया का अच्छा, भैया तुरंत देखा उसमें, तो उनका टेस्ट के लिए, टाइपिंग के लिए जो था उसमें नाम आ गया था कि नहीं हाँ, जो नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट थी उसमें हो गया उनका। तो घर में इतना अच्छा लगा। और उसके बाद पिताजी कहते हैं अब बिल्कुल जाओ अभी कोचिंग, वहाँ टाइपिंग करनी। मैं उस टाइम भी स्टेनो सीख रहा था, 2000 लगभग ऐसे ही 14 में मैंने सीखना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे सितंबर 14 की बात थी। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ भैया जो थे उनको ये कहते, तो मैंने कहा यार मेरी कोचिंग में आप सीख लो ये चीज़ है। तो वो आए, तो उनका 2 घंटे का पूरा 500 रुपये फीस जमा करी और 2 घंटे का टाइपिंग का रहता था। और हम लोग वहाँ पे स्टेनो सीखा करते थे। और उस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, 2012 में मेरा 12th हुआ, 15 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा। तो 2014 में मैं ग्रेजुएशन था, वो भी पढ़ाई करता था, स्टेनो भी थोड़ा बहुत था, नहीं ठीक है चलो सीख रहे हैं, सीख ही जाएंगे धीरे धीरे करके, तो किसी तरीके से रहता था। और फाइनली फिर किसी तरीके से वो टाइपिंग जब देने गए, मतलब काफ़ी बीच में डांट वगैरह खाए। और वो मैं सच बात बताऊँ ना, कि दिन में आप समझ लो कि पिताजी बिल्कुल ऐसे, वो एक एक ही कमरा बना हुआ था, तो सामने भगवान थे, तो पिताजी ऐसे पूजा कर रहे होते थे माला, और भैया टाइप कर रहे होते, पिताजी ऐसे देखते थे। फिर ऐसे जाकर भैया ने अगर 1 घंटे के लिए इधर उधर हो गए, क्योंकि वो 12 बजे ऑफ जाते थे, क्या नाम है, शॉप। तो फिर वो ऐसे देखते थे, अगर भैया 15-20 मिनट भी इधर हुए, कहते क्यों टाइपिंग करो ये चीज़, मतलब अपने सामने तो कराते कराते, तो कई बार देखते भी थे, हमें पहले देखो कितनी स्पीड आ रही है, कितनी वो हो रही है। और ये मतलब लिटरली मतलब वो खुद कहते हैं कि वो इतना प्रेशर में, मतलब वो कहते हैं कि जब मैं टाइपिंग देने का, भैया कह रहे थे कि इतना आसान हुआ टाइपिंग, मतलब आसान इन द सेंस, मतलब क्या वो जो प्रेशर था ना, वो पिताजी इतना वो कर करके उन्होंने वो कर दिया था कि उनको बहुत आसान लगा, बहुत आराम से कर लिया। फिर जब पूछा कि यार क्या नाम है, क्या लग रहा है, तो भैया कहते हैं यार टाइपिंग में तो हो जाएगा, लेकिन हमें कंफर्म में हो जाएगा पक्का। तो हमने कहा पक्का ना, कहते हैं हाँ पक्का हो जाएगा। फिर किसी तरीके से रिजल्ट जो उनका आया 2013 का, उस टाइम पे 14 वगैरह का एग्ज़ाम प्रीलिम्स हो चुका था, तो 14 में उनके 125 या 26 ऐसे ही मार्क्स थे। तो उस टाइम पे हमारे जो बुआ जी के लड़के रंजन भैया थे, तो वो मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन जब मैं मतलब छोटा भी था, लगभग 2008-9 की बात बताऊँ, तो वो दिवाली वगैरह में आते थे, उनकी जॉब लग गई थी प्राइवेट सेक्टर में, तो उनकी सैलरी अच्छी थी, तो वो आते थे, तो कहीं ना कहीं पटाखे वगैरह दिए थे। मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने सपोर्ट किया, समझाया, मोटिवेट किया, चीज़ों को बताया, ये मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया उन्होंने। और इवन हर एक जो स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन में, कई बार उसका दोस्त होता है, कई बार उसके भाई होते हैं या कजिन, कोई भी हो, कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनको सपोर्ट करता है। इवन कई बार क्या होता है, फाइनेंशियली आपको भी सपोर्ट मिलता है। इवन मतलब वो चीज़ होती है ना कि यार इनसे हम ये बात कह सकते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक उनसे हम लोग कह पाए रंजन भैया, मतलब उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ओवरऑल क्या था कि किसी तरीके से उनका रिजल्ट आया मार्च 2015 में, उनका रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट में उनका नहीं हुआ। और जो स्टूडेंट जो 2013 वाले होंगे उनको ये पता होगा कि वो रिजल्ट क्या हुआ था, कि 2012 वाले से कंबाइन हो गया था, जिसके कारण से जो कट ऑफ थी वो काफ़ी इधर उधर हो गई, जिसके कारण से फिर दोबारा एसएससी ने, जिस दिन रिजल्ट आया उसके शाम को एसएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया। और उस टाइम पे क्यों मैथ, एसएससी ट्यूब ये बहुत चला करते थे, मतलब फेसबुक वगैरह में, तो वो भी जुड़े थे। तो उस टाइम फिर क्लैरिफिकेशन ये एसएससी का, अरे वो रिजल्ट जो है वो हो गया, मतलब इतना ज़्यादा सुबह परेशान हुए भैया जब शाम को पता चला। तो फिर ये हुआ कि नहीं यार चलो, अभी भी उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। और मैं आपको सच बताऊँ, मुझे आज भी वो दिन ध्यान है कि नवरात्र का टाइम था, इवन सप्तमी आई थिंक नवरात्रि थी, सुबह मम्मी कन्या वगैरह खिलाने के लिए तैयारी कर रही थी, और लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम था, तो सुबह का। तो भैया क्या हुए, एकदम से उठे और फ़ोन, और भैया क्या रहता था कि उनको पता था रिजल्ट आना, और उस टाइम एसएससी क्या होती थी, पता चले कि कभी रात के रिजल्ट आ रहा है, कभी सुबह आ रहा है, बिल्कुल। तो उस टाइम सुबह रिजल्ट आया, लगभग 3 साढ़े 3 बजे आया। और उन्होंने जैसे ही उठे, उन्होंने सीधा मोबाइल देखा, बस जैसे देखा रिजल्ट आ गया, मतलब इतना उनको वो लगा, जैसे देखा यार यार, जैसे मोहित बाजपेयी नाम डाला और आ गया बिल्कुल एकदम से, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में 2013 में सिलेक्ट हुए वो।
और इतना जैसे ही आया ना एकदम उछल के बिल्कुल एकदम से, मम्मी मैं सेलेक्ट हो गया बिल्कुल एकदम से, घर में एकदम से लोग डरे, क्या हो गया क्या हो गया, बिल्कुल मैं भी उठ गया, क्या हो गया बिल्कुल पता चला हो गया। अरे मतलब इतना मतलब भगवान का पूरा शुक्रिया अदा किया यार, चलो नौकरी लग गई। मतलब इवन यार जो खुशी थी ना यार, कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब कोई तो है ना यार, कम से कम एक लग गया। तो यार मतलब इतना अच्छा लगा। और उसी के लगभग महीने भर बाद 12 अप्रैल को, जैसा मुझे याद है 12 अप्रैल 2015 को 2014 का मेंस का एग्ज़ाम था। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता है कि 2 सितंबर था सुबह शाम में, आई थिंक मेरे नहीं, हाँ मतलब 2 उसमें था। तो आप सभी जिन्होंने दिया होगा उनको पता भी होगा, तो उनका मेंस का एग्ज़ाम भी लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक कॉन्फिडेंस आया, और उस टाइम पे फिर क्या रहा कि उनको फिर ये लगा कि यार अब इतना अगर मैं कर लाया हूँ तो मेंस में मैं कर सकता हूँ। फिर उस टाइम पे जो हमारे बुआ जी के लड़के थे, तो उस टाइम पे उनका क्या हुआ कि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे, उन्होंने फिर क्या किया, कुछ उनको इश्यूज हुए। उसके बाद फिर उन्होंने जॉब छोड़ के प्राइवेट सेक्टर की, उन्होंने फिर यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया। इवन 2014 वाला भी उन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, फिर वो फाइनली जीएसओ भी सिलेक्ट हुए। तो उस टाइम पे उन्होंने बातचीत करी, तो उन्होंने फिर यही कहा कि ऋषि मैं तुमसे एक चीज़, मतलब घर का नाम उनका ऋषि, तो उन्होंने कहा ऋषि मैं आप तुमसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2013 में तुम सेलेक्ट हो गए, तो इस चीज़ को तुम हल्के में मतलब कि तुम सेलेक्ट हो गए हो तो मतलब ठीक है, इसको ये समझो तुम्हारी मेहनत थी जिससे तुम सेलेक्ट हुए, और अगर इतना तुम कर सकते हो 14 में तुम बेहतर कर सकते हो। तो उन्होंने ये टारगेट दिया कि ऋषि इस बार मेंस का तुम टारगेट रखो कि 400 में 350 तुम्हें नंबर लाने हैं, और 350 तुम्हें लाने हैं तो इसका मतलब तुम्हें कोई बाहर कर नहीं सकता है, ये तुम टारगेट रख के करो। तो उन्होंने उसके बाद लगभग कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए थे, लगभग 20-25 दिन बचे हुए, तो उन्होंने लग के मेहनत करी, और मैं सच बात बता रहा हूँ उन्होंने फिर दिन रात एक कर दिया। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद, और जब वो 12 तारीख वाला मेंस हुआ, और फिर जब शाम के आए, फिर ये हुआ क्या हो, तो भैया कहते यार कर तो मैंने सारी दिए, क्या होगा। तो उस टाइम पे कैरियर पावर इन सब की आंसर की शाम की आती थी, तो वो आंसर की आई। जब मिलाए गए आंसर की में, तो पता चला कि 200 में, मैथ में इनके 200 में 191 बन रहे थे, 192 या 191 बन रहे थे, वो बन रहे थे। और इंग्लिश में जब देखा गया तो 160 बन रहे थे, 162 ऐसे कुछ थे। और जब फाइनल आंसर की वगैरह आई तो उसमें पता चला कि भाई ओवरऑल 351 नंबर 400 में उनके बन रहे थे, वो भी मेंस में। और उनको उस टाइम पे लगा कि यार बस मैंने जो टारगेट फिक्स किया था 350, उन्होंने फ़ोन किया उनको, भैया रंजन भैया, भैया चाहे स्पर्श भैया, 300 टारगेट जो आपने दिया था पूरा कर लिया उन्होंने। अरे इतना मतलब 300 टारगेट, वो 125 उनके उसमें थे, 25-26 थे प्रीलिम्स में, तो उनको समझ गया 476 हो गए। अब इंटरव्यू पोस्ट मिलनी है, और हो सकता है कि उनकी मनपसंद पर सीएसएस वगैरह भी मिल जाए। फिर इसके बाद हुआ क्या कि उनका इंटरव्यू हुआ, तो फिर उन्होंने इंटरव्यू की एक कोचिंग थी उत्कर्ष पास में, तो उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। और लगभग 10 दिन का शेड्यूल था, 10 दिन बाइक से जाते थे, और कहीं ना कहीं खर्चा होता था डेली का 22 किलोमीटर पड़ता था, तो डेली का लगभग 1 लीटर हो जाता है पेट्रोल का। किसी तरीके से वो भी ट्यूशन पढ़ाते थे। मैं भी फिर जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था उस टाइम पे 2014 में, मैं सेकेंड ईयर में था, तो मैं भी अपना पढ़ाई करता था। 15 में आई थिंक, हाँ 15 में मेरा फाइनल लगभग हो गया था जून में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि अपना वो भी जाते थे, तो किसी तरीके से इंटरव्यू वगैरह जो है उनका कंप्लीट हुआ, और उनको मतलब ठीक था कि नहीं यार मतलब इंटरव्यू सही से गया है, बट अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि उनको सीएसएस वगैरह मिल जाए। और उस टाइम पे फिर क्या था कि पिताजी ने जब वो भरवाया था तो उनको सीएसएस का था, लेकिन पिताजी ने ऊपर इनकम टैक्स भरवा दिया कि भाई भर तो अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सीएसएस तो ठीक है। ये चीज़ उस टाइम पे इनकम टैक्स का क्रेज भी था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि अचानक से सडन मेरा अपेंडिक्स का कुछ इशू हुआ, उसके बाद फिर मैं उसका भी मेडिकल वगैरह वो सब कुछ हुआ, और फाइनली फिर ऑपरेट करना पड़ा। ऑपरेट करने के बाद फिर आए, तो फिर और ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक होता नहीं कि नहीं यहाँ कि वैसे भी पैसों की दिक्कत, और ज़्यादा पैसों की दिक्कत होगी। मतलब लिटरली मतलब उस टाइम सिचुएशन मतलब ऐसी थी कि एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं, अच्छा तो हो रहा है लेकिन नीचे की तरफ भी जा रहे हैं। तो उस टाइम को फिर सोचने लगे यार सीबीएसई ज्वाइनिंग कब आएगी कब आएगी। और सितंबर में 2014 का रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट में फाइनली शाम के 8:30 बजे रिजल्ट आया। उन्होंने देखा फाइनली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उनको मिल गई थी। उनके इंटरव्यू में लगभग 60 या 61 मार्क्स थे, उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गई। काफ़ी घर में सभी लोग खुश हुए, अच्छा लगा, मतलब बहुत मतलब सितंबर का वो था। फिर फाइनली उनका जोन प्रेफरेंस आया, फिर पास में पापा के जानने वाले कोई थे एक्साइज में, उनसे पूछा, उन्होंने भरवाया। किसी को नहीं पता रहता है, इवन आप लोग भी आजकल तो बहुत सारे वो है माध्यम है जानने के, उस टाइम नहीं पता होता था। किसी तरीके से उन्होंने पूछ के भरा, और फाइनली दिसंबर में उनकी ज्वाइनिंग हो गई अहमदाबाद में। फिर अहमदाबाद में ज्वाइनिंग हुई। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्च 2016 में पापा ने नौकरी छोड़ दी। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं फिर एक वो हो गया ना कि नहीं आप
चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि उनके लगने के बाद फिर क्या हुआ कि एक पेरेंट्स का जो ध्यान होता है वो फिर छोटे वाले पे आ जाता है। फिर मेरे वाले पापा के पापा, एक होता नहीं कि उसको फिर फोर्स करना बिल्कुल कि नहीं अब तुम भी मेहनत करो, तुम भी करो, भैया लग गए हैं तो फिर उसका पूरा फोकस मेरे पे आ गया, मैं परेशान रहने लगा। और इवन फिर दीदी की शादी वगैरह का भी चल रहा था। फिर इसके बाद 2016 में जून 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को हैदराबाद जोन में। विशाखापट्टनम उनको पहले पोस्ट मिली थी। और उसके बाद से चीज़ें थोड़ा जो है वो फिर ये हुआ, सैलरी वगैरह अच्छी मिलेगी, 7 6 पे उस टाइम चल रहा था, 7 पे आने वाला था। तो उस टाइम फिर किसी तरीके से चीज़ें और बेहतर हुई। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे तब तक घर में प्लास्टर वगैरह हो चुका था, पेंट वगैरह हो चुका था। ठीक है, अब ये था कि नहीं यार दीदी की शादी होनी है और मेरी तरफ ज़्यादा वो था। तो किसी तरीके से फिर तैयारी करता था मैं, कई बार डिप्रेस भी होता था। तो उस टाइम में एमएससी वगैरह मेरा चल रहा था, 2015 में बीएससी कंप्लीट हुआ, 16 में एमएससी चल रहा था। तो फिर 17 में, अप्रैल 17 में दीदी की शादी हुई। और शादी में होने के बाद फिर और सिचुएशन चेंज हो गई। और उस टाइम पे मैं और ज़्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि पापा को ये लगता था कि यार कुछ भी हो, इसकी नौकरी लग जाए ना, बस मतलब वो हो जाए। मतलब लिटरली कई बार मैं होता था एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता था। और सच में बताऊँ ना कि उस टाइम पे पता है क्या रहता था कि इतना वो रहा कि कई बार मेरा प्रीलिम्स में तक नहीं हो पाया। मैं सच में होता हूँ, मैंने पहला एग्जाम दिया सीजीएल 2015 का। और उस टाइम पे मैं नया नया था, मैं एग्जाम में गया पहली बार, डर गया एकदम से, मुझे समझ में नहीं आया कैसे क्या पूरा करने में, डर गया। फिर इसके बाद 15 वाला स्टेनो दिया, तो 15 वाला स्टेनो का रिटर्न एग्जाम मेरा निकल गया। लेकिन उस टाइम पे स्किल मीडियम में मैंने इंग्लिश भर दिया था। और यार वो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं सच में बताऊँ ना, वो मैंने इंग्लिश भरा जिसके कारण से वो मैं फाइनल स्किल दे भी नहीं पाया। और उसको चेंज कराने के लिए मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ ना, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स थी। उस टाइम पे जब स्किल मीडियम आप भरते थे तो कोई ना कोई इंग्लिश वाला भरा ही रहता था, उसमें कोई खाली ऑप्शन नहीं होता था, भरा ही रहता था, वो मैं देख भी नहीं पाया फॉर्म में। ये इशू आते हैं। और मैंने कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म चेक नहीं किया वो वाला। और आज भी पता है क्या, मैं इस चीज़ को वो करता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म चेक ना करना बहुत बड़ी गलती होती है। उसके बाद फिर किसी तरीके से मैंने कोशिश करी चेंज कराने की, लेकिन नहीं हुआ। 2016 का एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं निकला, इवी स्टेनो का प्रिलिम्स नहीं हुआ। 2016 का एसएससी का मैंने दिया, सीजीएल का मैंने दिया। तो उस टाइम पे 136 कट ऑफ गई थी और मेरे 134 के करीब मार्क्स थे, प्रिलिम्स में नहीं हो पाया। फिर फाइनली हुआ ये कि 2017 में जब दीदी वगैरह की शादी हुई, और उसके बाद फिर लगभग अप्रैल 17 या 18 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी 2017 में। फिर उसके बाद फिर सितंबर में सडनली मेरी मदर एक्सपायर हो गई। और बहुत उस टाइम पे मतलब सिचुएशन एकदम वो हो गई थी। मतलब लिटरली उस टाइम में मुझे पता है क्या लग रहा था कि अभी तक इतना मैं परेशान होता था वो होता है, लेकिन उस दिन मतलब आप समझ लो कि उस दिन मैं आपको बता दूं, मतलब लिटरली 12 सितंबर 2017 को मेरा एसएससी स्टेनो का मेरा एग्ज़ाम था। मैं देने गया और घर पे कोई नहीं था, मम्मी ही सिर्फ अकेली थी। मैं दोपहर में 1 बजे मिला और मैं देने गया। मैं दोपहर वाली शिफ्ट थी और ज़्यादा नहीं, पास में था भाई एग्ज़ाम। लेकिन जब मैं वापस आया मेरा एग्ज़ाम अच्छा रहा, मैं एकदम खुश था कि यार रिटर्न का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। और वो दिन पता है क्या, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। लिटरली मतलब उस दिन फिर जब मैं आया और मैंने क्या देखा कि मम्मी एकदम सामने लेटी पड़ी है, तो मुझे लगा यार गिर गई होंगी या कुछ होगा। लेकिन जब देखा एकदम बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने इधर प्रेस किया, मुझे लगा थोड़ा वो एक यहाँ से जब प्रेस करो तो एक आवाज़ झुझकी आती है, तो वो फिर, लेकिन यार वो भी नहीं। फिर किसी तरीके से पापा और किसी से सब कुछ हुआ, हॉस्पिटल ले गए। और फाइनली ये पता चला कि यार टाइम हो गया, लगभग 1 घंटा बीत चुका था। वो दिन यार मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और वो दिन मतलब मेरे दिमाग में ये था यार किस तरीके से यार, मतलब क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन पता है क्या कि कई बार कुछ लोग आपको बहुत ब्लेसिंग से दे के जाते हैं। मतलब सच में हमारे यहाँ मतलब कंडीशन ऐसी थी ना कि हमारी जो मदर थी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, फादर ने किया ही था लेकिन मदर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। उनका बचपन भी जो था वो उनके फादर नहीं थे, मतलब बहुत स्ट्रगल भरी ज़िंदगी थी। और मैं बताऊं कि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कम से कम मेरी नौकरी लग जाती। उस दिन पता है मुझे ये फील हुआ कि यार कई बार क्या होता है ना कि आप डिप्रेस चूतियापे के चक्कर में होते यार। मतलब लिटरली अब सही बात बताऊं कि इतना अभी मैंने ये सोचा कि यार अभी तक मैं डिप्रेस था, लेकिन अगर लिटरली एक बार अच्छे से मैं ध्यान दे पाता तो हो सकता है कि मैं अभी तक सिलेक्ट हो चुका होता। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आप नहीं हो पाते हो, आप टूट चुके होते हैं अंदर से, नहीं समझ में आ रहा होता यार कुछ है कि यार क्या किया जाए। लेकिन उस दिन जो हुआ ना, उसके बाद से
पता नहीं क्या एकदम हिम्मत टूट गई, एकदम ये हो गया, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि यार लाइफ में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है लाइफ में। लाइफ में कब क्या हो जाए मुझे नहीं पता। मतलब लिटरली उसके बाद फिर हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2017 में उस टाइम पे आया था और पेपर था। फिर एक दो महीने में किसी तरीके से अपने आप को रिकलेक्ट करने में लगे, किसी तरह अच्छा नहीं लगता था यार। मतलब उसके बाद फिर पता है क्या, मतलब नहीं, मतलब मैं क्या बताऊँ यार। मतलब जो इंसान जो ज़्यादा मतलब जॉली होता है वो होता है, बहुत मुश्किल होता है। इवन आप लोग के साथ भी बहुत मुश्किल हुआ होगा। उसके बाद फिर किसी किसी तरीके से वो एग्ज़ाम दिया, फिर लगा यार कि अब यार कुछ नहीं है। मतलब उस टाइम ये लगता था यार अब कुछ नहीं है, अब बस अपने आप को एक मशीन के तरीके है, बस चलाते रहो चलाते रहो। फिर यार उस टाइम पे एक चीज़ का एहसास हुआ कि यार अगर सच में अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तो यार इसी एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम मैंने दिया है ना, इसी को दे के दिखाओ, इसी को पास करके दिखाओ, तब जाने। फिर उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की। स्किल का 2000 अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ स्किल का, लेकिन फिर वो बढ़ के फिर वो अगस्त में हुआ, किसी तरीके से दिया उस टाइम पे। मतलब बस ये था कि यार कुछ भी करके एग्ज़ाम निकाल दो, कुछ भी करो, नौकरी यार लग जाए, कुछ भी हो जाए यार। कम से कम मैं भैया अभी तक कर रहे हैं, अभी तक सिचुएशन जो उन्होंने बहुत किया, दीदी की शादी, मम्मी बहुत किया, तो मैं बस यही सोचा कि किसी तरीके से मेरी नौकरी लग जाए, कुछ हो जाए। फाइनली स्किल हुआ 2018 अगस्त में, और उस टाइम पे इलाहाबाद वाला भी लगा हुआ था, जूनियर असिस्टेंट मैंने फॉर्म भरा था, और सब कुछ अच्छा रहा। स्किल भी किसी तरीके से निकल गया, गॉड ग्रेस। मतलब सच में, मतलब मैं भगवान का इतना शुक्रगुजार हूँ, और इवन मम्मी का, कि मतलब सच में जो मैंने आपको ब्लेसिंग्स कही ना, तो आप विश्वास नहीं मानोगे। वही एग्ज़ाम अब मेरा निकला, और फिर जब स्किल का रिजल्ट आया, फिर उसके बाद हुआ कि आप रिजल्ट में तो पास हो गया मैं। और उस टाइम पे क्या था, 16 में आपका कंप्यूटराइज कॉपी चेक होनी चालू हुई, जिसके कारण से मुझे लग रहा था यार स्किल नहीं निकल पाएगा या ये वो, लेकिन फाइनली निकल गया। और उस टाइम पे मैं आपको बात बताऊं, मैंने पूरा लिस्ट मार्क्स का पूरा रखा, सब रखा, पूरे एक एक स्टूडेंट चेक किए, और फिर मैंने ये देखा कि मेरा जनरल की अगर सीट निकालो, उस टाइम 1400 कुछ सीट थी, 700 में मेरा नाम जो है उसके अंदर आ रहा था। तो मुझे रिलैक्स हुआ कि यार नहीं, मेरा हो जाएगा। और यार ये होता है जब पहले किसी की नौकरी होती है। फिर किसी तरीके से रिजल्ट जो हुआ, रिवाइज आना था, रिवाइज आया, रिवाइज में मुझे डर लग रहा था यार क्या होगा। फिर सब कुछ हुआ, और पता है क्या, उस टाइम इतना मैं परेशान रहता था कि क्या होगा क्या होगा, नहीं समझ आता था। और जो आपसे मैं ये चीज़ कहता हूँ ना, कि कई बार क्या होता है कि आप रिजल्ट पे फोकस करते हो और कई बार चीज़ें नहीं कर पाते हो, और पता है क्या, ये बहुत बड़ी गलती रहती है। और उस टाइम पे भी मैंने ये सब चीज़ें करी, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन एक टाइम पे अगर ये सोचा कर ना होता, तो ये जो चीज़ें अभी रिजल्ट चक्कर में जो परेशान हुआ हूँ, वो और ज़्यादा डिप्रेशन आपके ऊपर डालती कि ये टाइम आपने बर्बाद कर दिया, कुछ पढ़ा नहीं। लेकिन हालांकि 29 मार्च 2019 को फाइनली रिजल्ट आया, सब कुछ अच्छा रहा, और मैं सेलेक्ट हो गया एज ए इनकम टैक्स में स्टेनो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि यार अच्छा लगा सब कुछ उस दिन, मतलब बहुत अच्छा लगा, घर में सबसे बात करी है वो, उस दिन लगा कि यार नहीं यार, चलो कम से कम कुछ तो हुआ अपनी लाइफ में, कुछ तो हम अब आगे कुछ ना कुछ घर में सपोर्ट कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं। फिर जैसे हुआ उसके बाद फिर घर में बनना वगैरह चालू हो गया था लगभग जनवरी से। फिर सबको सब कुछ लगभग अगस्त तक पूरा काम चला, घर वगैरह बन गया, 2.5 खंड पूरा लगभग कंप्लीट हो गया सब टाइल्स वगैरह से। अच्छा लगा कि नहीं यहाँ, कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काश यार आज अगर मम्मी होती यार कितना अच्छा लगता। मतलब लिटरली एक होता है ना, कि मतलब हमने उनको एक घर का पूरा वो होता कि नहीं यार, मतलब एक घर, मतलब एक होना, मतलब रहता है ना कि मतलब यार खुद का घर हो, ये करे वो करे। लेकिन उनके टाइम पे मतलब सच में होता कि आज, मतलब उनका वो मैंने देखा है ना, कि सोचो यार, मतलब बॉडी रखी है, और वो चीज़ आज भी नहीं भुला सकता मैं, और कभी मरते दम तक नहीं भुला सकता हूँ वो चीज़। पता है क्या, लेकिन आज भी मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि यार कुछ भी हो, आज सारी चीज़ें मेरी अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन आज भी उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, और वो हमेशा भगवान से मनाती थी हम लोग के लिए अच्छा अच्छा वो होने को, हम लोग के लिए सब करती थी। और लिटरली मैं आपको सच बताऊँ कि हम लोग का ये था कि भैया भैया थोड़े उस टाइम पे लेजी टाइप के थे, तो वो अगर पढ़ रहे होते थे, तो अगर मम्मी पानी देते तो मम्मी तुरंत ला के पानी देती, तुम पढ़ो लेकिन हम पानी दे रहे हैं, बिल्कुल वो कपड़े धो रही हैं जो बताओ, मम्मी खाने लगा, हाँ ठीक है तुरंत आके खाना। मतलब सच में यार, मतलब ऐसा देखा जाए तो आज के ज़माने में जो आज की, मतलब आपकी खुद की भी वाइफ होगी, आज उनकी भी है, उनकी शादी हो चुकी 2021 में उनकी शादी हुई जुलाई में, लेकिन उतना नहीं करती होंगी जितना, मतलब माँ की बात अलग होती है, और ये चीज़ आप समझते होगे, मतलब कुछ भी हो जाए यार समझते होगे। तो फिर उसके बाद फिर फाइनली मेरी दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई।
फाइनली मैं ज्वाइन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टार्टिंग में 2-3 महीने थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हुई, क्योंकि नए नए तुम होते हो, चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन किसी तरीके से एडजस्ट होना चालू हुआ। फिर मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ, ये वो। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया कि यूट्यूब वगैरह में धीरे धीरे देखा, ये वो करना चालू किया। और उसके बाद फिर क्या था कि एग्ज़ाम्स वगैरह क्या थे कि होने थे। उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद से फिर सारी चीज़ें बदल गई, चीज़ें वो हो गई। फिर उस टाइम पे कोविड टाइम में मैं यहीं पे औरंगाबाद में ही था ऑफिस में, क्योंकि पहली पोस्टिंग मुझे औरंगाबाद मिली थी। उसके बाद फिर यार मैंने बहुत सी ऐसी, पता है क्या, कि उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा वो, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम था नहीं, अब क्या किया जाए क्या किया जाए, तो उस टाइम पे मैंने, पता है क्या, ये चीज़ें महसूस करी कि लिटरली बहुत से ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है जो अभी तक का, जो मेरा पूरा जीवन रहा है, जो चीज़ें मैंने फील करी, तो मुझे उस दिन ऐसा लगा, उस टाइम पे मुझे जो कोविड का पीरियड ऐसा लगा कि यार अगर आपको वो सारी जानकारी, वो चीज़ें अगर आपको बताई जाए, और अगर आप में से जो स्टूडेंट जो सीरियस होके, जो मैंने मतलब लिटरली, जो जब भागवत शर्मा का मैंने इंटरव्यू लिया तो उसने एक चीज़ मुझसे कही थी कि भैया अगर मेहनत से, अगर लग के अगर आप ये कर लो कि नहीं यार मुझे करना है, तो आप एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे। तो यही चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। उस दिन मैंने एहसास किया, और उस दिन के बाद से मैंने ये कोशिश करी कि जितना हो सकता है अपनी तरफ से मैं आपके लिए पूरा करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो आपका एग्ज़ाम से अपडेट हो, चाहे जो कुछ हो, कुछ भी हो। यहाँ से पता चलता है कि यार ये नौकरी आ रही, तुरंत मैंने डाल दिया। प्राइवेट की अगर कुछ है वो भी, मतलब कम से कम आपके हाथ में आज एक नौकरी होनी चाहिए। अगर आप अभी 25 साल के हो, 26 साल के हो, 18 साल के, आपके हाथ में होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भैया की जो नौकरी लगी थी, 1992 उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उन्होंने ज्वाइन किया था 2015 में, उन्होंने ज्वाइन कर लिया डिपार्टमेंट। आप अंदाज़ा लगा लो कि कितने टाइम में उन्होंने, 23 साल में उन्होंने जो अपनी पहली नौकरी थी वो उन्होंने पाई थी। और मैं 1996 में था, और मैंने जो ज्वाइन किया वो 2019 में ज्वाइन किया। 23 साल में मैंने भी ज्वाइन किया डिपार्टमेंट में। लेकिन उन्होंने एज ए टीए ज्वाइन किया, 6 महीना इंस्पेक्टर हुए, लेकिन मैंने एज ए स्टेनो ज्वाइन किया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद से फिर क्या हुआ, चीज़ें बदली। फिर इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा, फिर क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम से थोड़ा भटक गया, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए। फिर इसके बाद फिर मुझे लगा कि यार नहीं, अब क्या है कि अब जो चीज़ मुझे प्रायोरिटी पे लग रही है वो है होम पोस्टिंग। तो अब जो मैं अभी एग्ज़ाम से जो मैं आगे दे रहा हूँ वो होम पोस्टिंग की वजह से दे रहा हूँ कि यार फाइनली होम पोस्टिंग मिल जाए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ फादर घर में अकेले हैं, भैया हैदराबाद में, उनको पूरा सेटल, शादी वगैरह होगी, वो सेटल हो गए हैं। तो अभी क्या है कि उनको हो गया 6 साल, फिर वो सोच रहे हैं कि अभी आईटीओ बन जाएंगे, फिर एसी बन जाएंगे, तो तब तक तो घर आ ही जाएंगे। क्योंकि उनकी सर्विस पीरियड अगर देखा जाए तो अभी 1992 से देख लो, अभी 30 साल के, और ऑलरेडी 6 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है, आईटीओ बनने वाले हैं। तो अभी 30 साल की सर्विस है। तो उनका ये है कि अभी फिर जब एसी वगैरह बन जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो आ जाएंगे। तो अभी मेरा जो कंसर्न है, मेरा ये कि यार अभी मेरा आगे कैसा क्या पूरा रहता है, लेकिन फिर भी कुछ भी करके, अभी नेक्स्ट ईयर प्रमोशन भी है, तो कुछ भी करके यार अब सारी चीज़ें छोड़ के मुझे बस इस पे फोकस करना है, किसी तरीके से होम पोस्टिंग मिल जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और भी रहती है जो मैं देख रहा हूँ कि पे रिटेंशन का रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर आपका प्रमोशन हो भी जाता है तो वो पे जो होगा वो आपका वहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप सभी जानते भी होंगे। तो बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कुछ भी करके अगर मेरे को होम पोस्टिंग मिल जाए ना, तो यार घर में बहुत कुछ अच्छा हो जाए, इवन फादर के लिए अच्छा हो जाए, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं पहुंच जाऊँ, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको सच बात बता दूं कि मैं जो भी एग्ज़ाम में देता हूँ ना, तो उसमें अगर मेरे को ये लग रहा है, अभी तक तो इवन मैंने जो भी दिए हैं, ठीक है, वो आपके सुप्रीम कोर्ट वाला था, उसमें डेली पोस्टिंग थी, इस वजह से मैं देने गया। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि अगर किसी भी स्टेज पे मुझे लगता है कि नहीं यार मेरे को ये जो जॉब है यार नहीं मिलने वाली है, या मेरे को ये वाली पोस्ट मिलेगी, या कुछ भी अगर ऐसा होगा ना, तो मैं वहीं से क्विट कर लेता हूँ। चाहे मुझे नहीं भी मिलने वाली होती तो भी मैं अपने आप को पीछे खींच लेता हूँ। अगर मुझे मिलने वाली हो रही है, मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे मिल जाएगी, कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगी, लेकिन अगर मुझे होम पोस्टिंग वाली नहीं मिली तो भी मैं खींच लेता हूँ। तो यही मैं चीज़ आप सभी से कहना चाहता हूँ, यही मैं सबसे ये करता हूँ कि यार तैयारी करना गलत नहीं है नौकरी के बाद। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि किसी भी स्टेज पे कि यार, क्योंकि आप सभी को पता लग जाता है कि यार इतने मेरे मार्क्स हैं, तो मेरा जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इस पोस्ट पे जो मैं चाहता हूँ वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मार्क्स से अंदाजा आप सभी को हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके आप डिसीजन वो लो जो आपके फेवर में अच्छा हो, जो बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा हो। अगर आपको वो पोस्ट मिल रही है तो आप ज़रूर जाओ, मैं नहीं कहूँगा कि अपने लिए आप गलत करो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं मिल पा रही, तो दूसरों के लिए गलत मत करो कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं ये सिलेक्ट हुआ। इवन
मैं आपको बात बताऊं, 2018 और 19 का अटैम्प्ट मैंने नहीं दिया, इवन 20 का भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये था कि यार ठीक है मेरे को एक जॉब मिल गई, अब ठीक है ये कंटिन्यू करूंगा। उस टाइम पे ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे डिपार्टमेंट में आईसीटी इंटर चार्ज ट्रांसफ़र जो था वो खुला हुआ था, फिर बाद के बंद हुआ। फिर उसके बाद से चीज़ें फिर बदलती चली गई, फिर घर की कंडीशन देख के फिर ये हुआ कि नहीं यार कुछ भी करके अभी टाइम है, तो अभी होम पोस्टिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो बस अभी मैं कोशिश पूरा उसी फेज में हूँ कि यार किसी भी तरीके से होम पोस्टिंग मिल जाए। तो यहाँ तक की ये जो जर्नी रही, मतलब आप सोच सकते हो कि आज में मैं सोचता हूँ, आज में मैं एक इमेज है, मतलब इवन फ़ोटो नहीं मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ एक कमरे, किचन, बरामदे से छोटा सा वो पूरा बना था बिना प्लास्टर का, लैट्रिन बाथरूम गेट साइड में ही पूरा था, और उससे आज पूरा मकान बन गया। भैया सेटल है, सब कुछ है उनके पास, शादी वगैरह सब है, मैं भी लगभग लगभग सब चीज़ें हैं, मतलब सैलरी आ रही है, सब कुछ है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बस मुझे एक ही चीज़ की कमी खलती है कि आज मम्मी अगर नहीं है, तो यार एक थोड़ा सा अंदर से वो होता है कि यार अगर आज होती ना, मतलब सच में उनको, पता है क्या, उनको बहुत खुशी होती। और ये हर माँ को होती है, हर पिता को होती है, तो वो रहता है ना कि नहीं यार, वो एक बार कहती है यार, मतलब सही रहता है यार, मतलब मैं उस चीज़ को वो नहीं कर सकता, आप सभी समझ सकते हो। तो ओवरऑल अभी तक मुझे अब ऐसा लगता है कि नहीं यार सच में, मतलब इन सारी चीज़ों का वर्थ होता है। मतलब ये वीडियो पूरा 40 मिनट का रहा, इन 40 मिनट में मैंने आपको वो चीज़ बताई जो मैंने पूरी लाइफ में पूरा एक्सपीरियंस किया है, अभी तक का जो पूरा सार है वो मैंने आप सभी से शेयर किया। 40 मिनट का वीडियो आप समझ सकते हो, अभी अभी टोटल देख रहे होगे, अभी ये 4:57 5 बज गया है, ठीक है। और मैं, पता है क्या, मैं रात से वही क्या पढ़ते पढ़ते फिर ये वो, और उस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत से ऐसे थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में कि नहीं यार कि कुछ तो हो जाए, कि यार कम से कम लोगों के लिए वो चीज़ आप बता सको जो आपने एक्सपीरियंस करी है, जिससे वो गलती दोहरा ना सकें जो तुमने दोहराई है। तो यही मेरा कंसर्न रहता है कि आप सभी वो गलती बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। और अभी आप कह रहे हो ना कि चीज़ें आसान हैं, चीज़ें आसान तो हैं भाई, पढ़ना ही तो है ना सबको, उस टाइम भी सब पढ़ते हैं, इस टाइम भी पढ़ते हैं, लेकिन इस टाइम पे डिस्ट्रक्शन है, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, दोस्त हैं, ये है वो है, बाइक है, 50 चीज़ें। उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, नेट वगैरह कितने ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे। 15 रुपए का डोकोमो में रिचार्ज होता था, डोकोमो की सिम में, आपको बताऊँ उस टाइम पे ये रहता था, 200 150 MB डाटा मिलता था, वो भी सही से चलता नहीं था, मॉडम में लगा के चलाते थे। हैं, अभी तो जियो हो गया, सब है, फैसिलिटी तो आपको मिल रही है ना, यूट्यूब वगैरह भी चल रहा है, मिल रही है ना, कंपटीशन है लेकिन मिल भी तो रही है ना। तो ओवरऑल क्या है कि अगर आप ये चीज़ें फील करोगे कि यार आप लोग के इसमें आसान था, हमारे इसमें आसान है, तो यार फिर वो क्या हो रहा है, आप अपने आप को बता रहे हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आज ये सोचूं कि यार मेरे पास तो नौकरी है, मैं क्या करूंगा रात रात भर पढ़ के, ठीक है इतना पढ़ लूंगा हो जाए करूँगा, लेकिन यार नहीं, पढ़ना होता है। अगर आप बीच में गैप एक दो 2 से 3 साल का हो जाता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा जिस लेवल पे एक स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक करता है, अपनी अच्छी रैंक लाता है फाइनल रिजल्ट में। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, यही कारण है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से मिले जाए। और सबका एक रहता है यार, आप सभी जो भी होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सबका रहता है। तो यार बस मेरा सिर्फ एक ही कहना है इतना, वो 42 मिनट का वीडियो में, कि अच्छे से पढ़ो। और अगर आपने इतना पूरा वीडियो देखा है सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अभी तक के लिए मैं अपने जो भी मम्मी, भगवान को तो इवन मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि होता है नहीं है कि नहीं, आपके बाकी सभी लोग तो गाइडेंस देते हैं, लेकिन जो ऊपर भगवान है, मतलब वो भी एक अलग आपको राह दिखाता है, जो भी किस्मत कहो या जो भी कहो। और उसके बाद जो मेरी मम्मी की ब्लेसिंग्स थी, जो उन्होंने, मतलब वो जो ब्लेसिंग्स दे के गई, आज भी मेरे साथ हैं। और आज भी मैं उनके लिए कहता हूँ, जहाँ भी हों वो अच्छी हों, मतलब उनको कोई भी दिक्कत ना हो, एकदम पैसों से भरपूर सारी चीज़ें हों, उनको कोई भी प्यार, हर एक चीज़ वो मिले जो उनको इस लाइफ में, जो उनकी पिछली लाइफ में उनको नहीं मिल पाई थी, जो उनको कहीं ना कहीं एक मिलनी थी लेकिन नहीं मिल पाई किसी भी तरीके से, वो उनको अपनी आगे वाली लाइफ में मिलें, सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी हों। और आज मतलब सच में, मतलब मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, बाकी जो भी है, लेकिन यही चीज़ें मैं आप सभी से बताना चाहता था, लेकिन यार वो इतना होता नहीं था यार कि नहीं यार, मतलब ठीक है, वो जो चीज़ थी ना, एक अंदर दबी सी चीज़ थी कि यार मतलब नहीं, लेकिन आज वो चीज़ मैंने आपको बताई है, और कहीं ना कहीं अगर आपने उससे
थोड़ा सा भी एक मोटिवेशन लिया है तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस मोटिवेशन से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करना। मेरा सिर्फ यही कहना है कि कुछ भी करो, कुछ भी आप कमेंट में कुछ भी लिखो, ये लिखो वो लिखो, लेकिन यार अपनी लाइफ बना लो। मुझे और कुछ नहीं मतलब है, तुम्हारी लाइफ बन गई ना, उसके बाद तुम अगर कहोगे अरे भैया यार तुम क्या कहते हो, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं सच बात बता रहा हूँ, आप बस अपनी लाइफ बनाओ। क्योंकि पता है क्या, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब आपकी एक एज हो जाएगी, आपको वो चीज़ें रियलाइज होंगी ना, तब आपको वो होता है ना कि आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, तब आपको पता चलेगा। तो अभी अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो। और अभी तो देखो मैं नींद आती कि नहीं आती, क्योंकि अभी 9 बजे ऑफिस भी जाना है, देखो कैसा क्या रहता है। तो अभी मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने देखा हो तो प्लीज़, मैं लास्ट तक ये कर रहा हूँ क्योंकि 40 मिनट का वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन जितना भी आपने देखा, जो भी इतनी भी स्पीड में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।